हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योजना, जो कि हमारी फेब्रुअरी मंथ की है इस बार की। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन लिटरेचर। तो काफ़ी हटके है, कम्प्लीटली आपका स्टैटिक देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हम लोग अपने इंडिया के बारे में न्यू देखेंगे, कुछ चीज़ें हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ आज के डेट की रिलेशंस है कि आज हम लोग किस तरीके से लिटरेचर को लेकर चल रहे थे, पहले हमारे यहाँ लिटरेचर का कितना महत्व था और आज के डेट में लिटरेचर की क्या महत्व है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरल ट्रेडिशन और इंडियन लिटरेचर। पहले के टाइम की जो ओरल ट्रेडिशंस थी हमारी और इंडियन लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर तोलका पीएम, ये एंशियंट ग्रामर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग ने तमिलनाडु के बुक में भी देखा था हिस्ट्री में, और फिर से आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। फिर इंडियन लिटरेचर किस तरीके से निकल कर आया, कहाँ से निकल कर आया, उर्दू लैंग्वेज और जो लिटरेचर है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदी लिटरेचर का कितना महत्व रहा। आज के डेट में मॉडर्न उड़िया पोइट्री भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और लास्टली 21st सेंचुरी की जो मलयालम नॉवल है उसके बारे में देखेंगे। एंड लास्टली इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस मैं यहाँ पे आपको रीड आउट करवाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ चीज़ें जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और साथ ही साथ यूपीएससी के अलावा भी अगर आप लोग और भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आप लोग की वन लाइनर की क्वेश्चंस बनती है तो उसमें भी आपका लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। या फिर आप लोग ऐसे वगैरह भी लिख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इसको चलिए देखते हुए चलते हैं। और ये मत सोचिएगा, आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैम इसका सेकंड पार्ट नहीं आया, मैम कुछ टॉपिक्स छूट गए। तो टॉपिक्स मैं इसलिए छोड़ती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि नहीं आप लोग को पढ़ना चाहिए तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आप लोग डाउनलोड करके अदर्स जो है वो पढ़ लीजिए। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनकी टाइम मैं ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी मैगजीन्स को कवर अप नहीं करती हूँ। जो जनवरी मंथ के आप देखो सारे आर्टिकल्स को मैं कवर की हूँ, लेकिन अभी इस मैगज़ीन में आपको सारे आर्टिकल से इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि आपको जानना चाहिए, है कि नहीं। बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया आप लोग को ये चीज़ जानना चाहिए। तो उस जानने के पर्पज़ से जो है मैं आपको थोड़ा बहुत तो बताऊंगी, लेकिन डेप्थ में अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिटरेरी लाइफ ऑफ गुरुदेव के बारे में समझते हैं। और ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो फर्स्ट एशियन थे जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। और एज ए पोएट, राइटर, फिलोसफर, ये हमारे इंडिया की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसके कहीं ना कहीं आवाज़ बन चुके थे। टैगोर की बात करें तो ये आप लोग को पता है कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थे। उनके द्वारा काफ़ी डिफरेंट ब्रांच ऑफ आर्ट्स को वो यहाँ पे इम्प्रेशंस में उनको देखा जाता है। इट मीन्स कि आप देखो जैसे नोवेल हो गया, शॉर्ट स्टोरीज़ भी वो लिखते थे, काफ़ी ड्रामाज भी लिखते थे, आर्टिकल्स तो उनके द्वारा लिखी गई लाखों है, एस्से हो गया, पेंटिंग्स हो गई। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है जिसमें इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही आप देखो कि इनके कुछ गाने हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसको रविंद्र संगीत भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा भी आप देखो कि जब हमारे यहाँ हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे तब ये भी एक तरीके के सोशल रिफॉर्मर्स बन के निकले थे। इट मीन्स कि हमारे सोसाइटी में जिस जिस चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी उन सारे तख्तों को इनके द्वारा रखा गया और काफ़ी हद तक जो है ये सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर काम भी किए हैं। पेट्रियट थे, काफ़ी देशभक्त हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इस सारी चीज़ों से सबसे बढ़ के है ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इंसान सबसे पहले इंसानियत है तो ही अच्छा है। एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश कीजिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, ना कि आप लोग कुछ भी, वो सेकेंडरी होती है कि आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या आप सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, डीएम बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो वो सेकेंडरी चीज़ें होती है। प्राइमरी आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। इंसानियत छोटी छोटी चीज़ों में आपकी दिख जाती है। ठीक है, क्रूएल इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा इंसान बनिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। उनके अलावा अगर आप अच्छे इंसान हो, अपने माइंड को शांत रख पा रहे हो, अपने अपने कर्मों पे विश्वास कर रहे हो ना, और रिज़ल्ट के लिए इतना ज़्यादा उत्साह, रिज़ल्ट देखिए, लोग ना पहले एनजाइटी फील करने लगते हैं। आप लोग अभी स्टडी कीजिए, अभी टाइम है आप लोग का स्टडी करने का, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। और जी तोड़ मेहनत कीजिएगा ना आप, तो आपकी भी जो रिज़ल्ट होगी ना वो आप ही के फेवर में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि अच्छे तरीके से और ट्रैक पे रहकर जो रिक्वायरमेंट है हर एक एग्ज़ाम की उस हिसाब से आप लोग खुद को अगर तैयार करोगे तो ज़रूर रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिटरेचर अगर
अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ये टॉपिक आपको कहाँ हेल्पफुल हो सकती है? बहुत सारे बच्चों की लिटरेचर ऑप्शनल होती है, तो वहाँ पे ये आपका मैगज़ीन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर ऐसे में कुछ इस तरीके का लिटरेचर से लिखने के लिए कुछ आए, तो वहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। और साथ ही आप लोग एथिक्स के पेपर में लिटरेचर के जो पॉइंट्स होंगे उसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। और रविंद्रनाथ जी ऐसे एक फिगर है जिनको आप लोग बहुत जगह उनकी बातों को लिखकर कोट करके अपने बातों को, उनकी बातों को लिखकर अपने बातों को पुष्टि कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब बहुत ही ज़्यादा, जब ये जन्म लिए थे तो अपने फैमिली के सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। अगर इनकी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस देखोगे आप, तो ये जो थे ना, काफ़ी एक ऐसे उदारवादी व्यक्ति थे। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति थे जो कि मोरल्स पे जीते थे, यानी कि इनको ऐसा लगता था कि जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए वो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। उनके लिए इन्होंने काफ़ी फ़ाइट भी की, काफ़ी संघर्ष भी की, और इनके द्वारा काफ़ी अच्छी अच्छी बात भी कही गई है, जो कि आज के भी डेट में हम जैसे लोग जो है ना वो फॉलो करते हैं। और ये डेफिनेटली ऐसा होगा कि आगे आने वाले जनरेशन्स भी इनकी बातों को फॉलो करेंगे। एक हिंदू मेला है, हिंदू मेला आप देखो कि टैगोर को एक स्कोप दिया था जिससे कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, यानी कि वो जो भी चीज़ सोचते थे, जो भी चीज़ वो फील करते थे, उसको वो एक्सप्रेस कर पा रहे थे हिंदू मेला में। यहाँ पे 2 ओकेजन देखने को मिला, इनके द्वारा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया गया और वो वहाँ पे अपनी पोएम को रखे थे। जो फर्स्ट ओकेजन था वो 1875 में था, जब सिर्फ वो 14 साल की उम्र में थे। और उसके बाद ये कंसीडर किया गया कि ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग डेली बेसिस में यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इनके पोएम का जो थीम था वो था सेज व्यास, सिटिंग ऑन द हिमालयस, रिकॉलिंग द ग्लोरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट एंड कॉन्ट्रास्टिंग इट विद द प्रेजेंट लोली स्टेट एंड पोजेसेस द क्वेश्चन, यानी कि काफ़ी क्वेश्चंस इनके द्वारा पूछा गया। विल द एशेस ऑफ इंडिया पास्ट ग्लोरी काइंडली अगेन अ ब्लेजिंग फायर एंड लाइट अप द वर्ल्ड। इट मीन्स कि आपको पता है कि हमारा जो भारत है ना वो बहुत रिच है, और रिच सिर्फ आपको कुछ चीज़ों से ही नहीं, हर एक चीज़ों से देखने को मिलेगा। अभी भी आप लोग देखते हो कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है। एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप हिल स्टेशन पे भी जा सकते हो, जहाँ आप लोग साउथ इंडिया में भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको एक जगह अगर आपको बर्फ़ मिल रहा है तो एक जगह थार डेज़र्ट है जहाँ आपको डेज़र्ट का भी फ़ील होगा। साथ ही साथ आप लोग जब राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको गर्मी की फ़ील होगी। ठंड आपको फ़ील करना है तो आप लोग जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हो। नॉर्मल वेदर फ़ील करना है तो आप लोग सदर्न इंडिया आ सकते हो। वहाँ पे भी आपको एक से एक ब्यूटी देखने को मिलेंगे। साथ ही हमारे यहाँ एक से एक स्पाइसेस है, मसाले की भंडार है। हमारे यहाँ लैंग्वेजेस की कमी नहीं है। हमारे यहाँ क्लाइमेट आप लोग देखते हो बहुत तरीके की है। हमारे यहाँ लोग आप लोग देखोगे कि हमारी जो क्विज़ीन है, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है, वो हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, अपनी अलग अलग लोकल लैंग्वेज होती है। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग काफ़ी रिच है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ कहा गया है कि हमारे इंडिया में जो पास्ट में था वो आज के डेट में तो आप लोग देखते हो कि हम लोग जो है वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, कुछ वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। बट वही चीज़ें हैं कि जो हम लोग पहले थे, क्या हम लोग आगे आने वाले दिनों में भी वैसे ही मेंटेन रख पाएंगे खुद को? और पूरे वर्ल्ड में जो हमारा भारत जाना जाता है जिस चीज़ों के लिए, क्या हम लोग उसी चीज़ को आगे भी लेकर जा सकते हैं? तो इनके मन में काफ़ी इस तरीके की क्वेश्चंस थी। ठीक है, ये तो इनके बारे में ओवरव्यू था, क्योंकि लिटरेचर में अगर आप लोग कहीं लिख रहे हो तो इनके बारे में ज़रूर लिख सकते हो। अब आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन लिटरेचर के बारे में कुछ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे दूसरे महान पुरुष हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके द्वारा कहा गया है कि बुक्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड टाइम इज़ शॉर्ट। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज़ टू टेक व्हाट इज़ एसेंशियल, टेक दैट एंड ट्राई टू लिव अप इट टू इट। ठीक है, कहने का मतलब है कि वही चीज़ मैं अभी जो कही थी कि हम लोग यहाँ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, नॉलेज के लिए भी आप पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, नो डाउट। बल्कि मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मंथ में एक मैगज़ीन तो आप लोग को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा मुझे लगता है कि 2-3 मैगज़ीन आप पढ़िए। काफ़ी डाइवर्स नॉलेज आप लोग को होगा, कंटेंट भी आप लोग को डाइवर्स तरीके से मिलेंगे। तो वही चीज़ है कि बुक्स जो है इनफाइनाइट इन नंबर होते हैं, लेकिन आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को टाइम जिस तरीके से कम है तो कम टाइम में आप लोग स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। अब ये आपकी जो पेज है यहाँ पे आप लोग देखो, टोटल 60 पेज की ये योजना है, लेकिन इस 60 पेज में से 60 पेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या इंपॉर्टेंट है बस उसको हम लोग पिक करेंगे।
अब ये स्टार्ट किया गया है यहाँ पे कि जो पैंडेमिक है, एक ऐसा पैंडेमिक कोविड-19 का टाइम जिसमें कि हम लोग घर पे थे, लॉकडाउन थे, और एक ऐसा रीज़न ये हमें मिल गया कि हम लोग कुछ चीज़ों को ना एक नॉर्मल से हट के देखें, डीप में जाकर देखें, उसको एनालाइज़ किए, और फिर समझ में आया कि बहुत सारे जो प्रिविलेजेस हैं उनकी रिफ्लेक्ट हमें मिली कि उनकी क्या डिमांड है, हमारी क्या डिमांड है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, और किस चीज़ के लिए एट द सेम टाइम हम लोग ग्रेटफुल है। तो आप लोग देखोगे कि काफ़ी डिफरेंट फील करते हो। आज भी, आज के डेट में भी आप जब बाहर जाते हो तो डिफरेंट तरीके से जाते हो, जिसको हम लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं। आप लोग मास्क पहन के जाते होंगे, सैनिटाइज़र लेके जाते होंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती, भीड़ भाड़ वाले रास्ते में जाने से, जगहों पे जाने से कहीं ना कहीं आप फेयर फील करते हो। तो ये सारी चीज़ें आज भी मेंटेन है हमारे यहाँ। मीन्स आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें हम लोग न्यू सीखे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो पुरानी थी उसको हम लोग ने मेंटेन करके रखा। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक होप है अंदर कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग एक नॉर्मल तरीके से लाइफ जिएंगे, जो कि कोविड-19 से पहले जीते थे। तो वही चीज़ें ये बताई जा रही है कि आर्ट एंड लिटरेचर भी कुछ ऐसी ही है जो कि हमारे लिए एक होप है, जिसमें कि हम लोग जीते हैं, जिसमें कि हम लोग ह्यूमंस को डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग आर्ट एंड लिटरेचर कहते हैं। तो लिटरेचर की अगर प्रिज्म में आप देखोगे तो यहाँ पे आर्ट्स ऑफ वर्ड्स है, जो सिर्फ हमें प्लेजर नहीं देता, हमारे जो रेस्टिव सोल्स हैं उनको प्लेजर नहीं देता, बल्कि एक सोसाइटी में क्या चल रहा है ना, उसकी हमें एक आईना दर्शाता है। हमारे यहाँ किस तरीके का कल्चर वैल्यूज़ है और किस तरीके से हम हिस्ट्री से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर के थ्रू ही देखने को मिलता है। अगर इंडियन लिटरेचर की जर्नी आप देखोगे तो काफ़ी डाइवर्सिटी है इसमें, और काफ़ी तरीके के शिफ्ट भी देखने को मिलते हैं। कुछ आइडियाज़ में हमारी शिफ्ट हो गई, कुछ स्टाइल्स में शिफ्ट हो गए। अब आप लोग देखते हो कि फैशंस के मामले में, ड्रेसअप के मामले में हमारा स्टाइल काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। कोविड-19 में भी आप देखो कि अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बेसिस में देखें, इंटरनेशनल रिलेशन, तो पहले क्या था कि हमारे मोदी जी, हमारे जो डिप्लोमेट्स थे, वो दूसरे कंट्री में जाके सबमिट करते थे, उसको उसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट आज की डेट में क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आज के भी डेट में आप लोग देखो कि हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं? तो हमारे स्टाइल में, जीने का स्टाइल में, सोचने के स्टाइल में, सोचने के आइडियाज़ में, थीम्स में, ये सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ हमारा शिफ्ट हुआ है। लेकिन शिफ्ट हुआ है कुछ चेंजेस के कारण, कुछ डाइवर्सिटी के साथ साथ, लेकिन जो लिटरेचर है ना वो आज के भी डेट में वैसे ही है। क्यों? क्योंकि हमारे लिंग्विस्टिक डेंसिटी है। आप देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आप लोग कहीं पे भी जाओ, साउथ इंडिया में भी जाओ, तो क्या होता है कि जब आप डिफरेंट लैंग्वेज के पर्सन से मिलते हो तो ऑब्वियस एक कॉमन लैंग्वेज होता है, जो कि एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, वो इंग्लिश हो जाता है। अगर आप लोग इंग्लिश जानते हो तो अच्छे से कम्युनिकेट करते हो और फिर फर्दर चीज़ें होती है। लेकिन आप एक ऐसा साउथ में जाओ और वहाँ पे आपको पता चले कि अच्छा हिंदी मीडियम से है, हिंदी बोल रहे हैं, या फिर आपके ही राज्य के हैं, आपके ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो एक अपनापन जैसा फील हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक लिटरेचर है, जो कि आपको किसी लोग से ना अपनापन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अभी भी हिंदी हमारा जो लैंग्वेज है वो कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे साउथ की भी लैंग्वेज है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है। तो उन वो जब नॉर्थ में आते होंगे तो उनको उनका लैंग्वेज नहीं मिलता है, लेकिन जब उनके लैंग्वेज के लोग मिल जाते होंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होता होगा, जीने का एक अलग मज़ा आता है, और सारी चीज़ें फिर रोमांच हो जाती है, क्योंकि उनको अपने लिटरेचर से कनेक्टिविटी फील हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं, जब हम लोग इसको, हम लोग जब जहाँ रहते हैं ना वहाँ फ़ील नहीं करते, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे शहर भी आप लोग जाते हो, दूसरे कंट्री भी आप लोग जाते हो, तो आपको अपने लैंग्वेज के, अपने देश के लोग मिलते हैं ना, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहते हैं साहित्य, लिटरेचर से जो हमारा बॉन्डिंग है। अब ये इंडियन लिटरेचर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो ये हमारा जो वैदिक काल था ना, वैदिक पीरियड, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे नए फॉर्म्स में ये आपका जो है चेंज होने लगा। क्लियरली आप देखो कि मल्टी कल्चरल हमारे यहाँ है, एक तरीके के कल्चर नहीं है, आपको अलग तरीके के कल्चर देखने को मिलेंगे। आप नॉर्थ में जाओगे तो अलग कल्चर है, साउथ में इनका अपना अलग कल्चर, अपना फेस्टिवल है, वेस्ट में जाओ तो अलग ही कल्चर है, और ईस्ट में जाओ तो अलग कल्चर है। तो हमारे यहाँ जो है हर एक जगह आप जाओगे तो मल्टी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि हमारे लिए जो लिटरेचर है वो कैसे हमें मायने देता है। ठीक है, अब आते हैं ओरल ट्रेडिशन और इंडियन लिटरेचर के बारे में। एंशियंट इंडिया जो था, यानी कि जो हमारी प्राचीन भारत है, उसमें आपको दोनों देखने को मिलेगा कि उसमें लिखा भी जाता था और स्पीच भी था। मतलब कि सबसे पहले आप देखो कि उस समय लिखने का टाइम नहीं आया था, सबसे पहले हम लोग सुनने का और भाषण देने का, इस तरीके का टाइम होता था। तो स्पीचेस होते थे जिसमें कि गुरु होते थे, वो अपने शिष्य को स्पीच देकर, यानी कि बोल बोल के वो शिष्य को शिक्षित करते थे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि राइटिंग का भी एक आ गया प्रचलन, कि लोग लिखते भी थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होते गया। उसके बाद आप देखो
देखोगे कि जो एसेंशियल कल्चर ऑफ इंडिया है ये हमारे लिविंग इंडिविजुअल में है कि लोग कैसे जीते हैं, लोग चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलते हैं। और कुछ नॉर्म्स है जो कि मीनिंगलेस है अगर यहाँ पे ह्यूमन स्पीच में उसको ट्रांसलेट ना किया जाए। कुछ एक्शंस हैं, एटलीस्ट जो माइंड है हमारा, जो स्पीच है, जो एक्शन है, वो एक सिंगल और यूनिफाइड एंटिटी है। कहने का मतलब है कि कुछ तो नॉर्म्स मीनिंगलेस है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमें पूरे लोगों को भारत के तहत, भारत के अंदर वो यूनाइट फील कराता है। एक लार्ज पोर्शन आपको एंशियंट इंडियन लिटरेचर का देखने को मिलेगा जो कि बोले जाते हैं और शब्दों में उसको बयान किए जाते हैं। लेकिन राइटिंग भी जो है बहुत बाद ये आपका लेकर आया गया, वो भी इंडियन हिस्ट्री में। क्योंकि पहले क्या था ना कि लोग, यही चीज़ें मैं बताई कि लोग सुनकर ही सारी चीज़ें समझते थे, लेकिन कुछ फॉरेन स्कॉलर आए जो कि राइटिंग में वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे। तो उनके इन्फ्लुएंस से फिर हमारा जो है ना, हमारे यहाँ लिखने की भी प्रथा स्टार्ट हुई। और लिटरेचर एज राइटिंग ये भी इमर्ज हुआ कब, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन आई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि उससे पहले हमारे यहाँ लिखने की साहित्य नहीं था, हमारे यहाँ बोलने का था, स्पीचेस थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आए तो आप लोग को पता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी हमारे इंडिया में, तो उनके द्वारा इस चीज़ को भी चेंज किया गया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो बुक सेंटर था, यानी कि किताबें पढ़ी जाती थी। तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी हुई कि हम भी किताबें पढ़ना शुरू किए और साथ ही साथ किताबें लिखना भी शुरू किए। ठीक है, तो ये एक इंडियन कल्चर में हमारा स्टार्ट हो गया था। अब आप ये देखो, ये कुमार वैश्य हैं जो कि कुछ लिख रहे हैं, और ये है ऋग्वेद जो कि इस तरीके से लिखा जाता था। एसेंशियल कल्चर अगर हम लोग इंडिया का देखें तो यही चीज़ें हैं कि जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उसमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप देखो कि अगर हम लोग देखें कि जो ऋग्वेद से प्रेयर है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा गया कि स्पीच जो है वो हमारे दिमाग में है और माइंड जो है वो हमें इस्टेब्लिश करता है स्पीच में। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो पावर और ऑथोरिटी है वो यहाँ पे हमें इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में फिट करे जिससे कि हम लोग सिर्फ अपने सच्चाई को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ही है। तो यही बात है कि बाद में चलकर ये आपका रिटन वर्क में स्टार्ट हो गया था। 10th सेंचुरी के अराउंड आपको रिटन वर्क स्टार्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ आप देखो कि रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, और काफ़ी तरीके से वर्ल्ड में आप काफ़ी तरीके का इंस्क्रिप्शंस भी देखने को आपको मिलेगा, है कि नहीं? इंस्क्रिप्शंस क्या होता है कि कोई चीज़ होती है जिसमें कि खुदाई, जिसमें कि आपका लिखावट होता है, उसी से तो सारी चीज़ें हमें मिली है कि नहीं? कि किस तरीके से हमारे एंशियंट टाइम में लोग रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, क्या सोच थी, किस तरीके से चलता था, वो सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो ये है पंपा। ये एक कन्नड़ पोएट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनकी काफ़ी पोएम ऐसी थी जो कि लोगों के दिल को छू जाती थी। सारे पोएटिक डिवाइस जो है वो सिर्फ रिटन टेक्स्ट में ही स्टार्ट हो गया था। एक समय ऐसा आया कि स्पीचेस जो है बिल्कुल ही गायब हो गया, यानी कि ओरल ट्रेडिशन गायब हो गया और हमारे इंडियन लिटरेचर में सिर्फ लिखावट ही आ गया था कि लिखा जा रहा था, सारी चीज़ों को लिखते थे, पोएम को भी लिखते थे, उसके बाद बोलते हैं। उसके बाद आप देखो कि एक प्रोफेशनल थे A.K. रामानुजन। ठीक है, ये फोक टेल्स को काफ़ी एडिट भी करते थे और उनके द्वारा कहा गया था कि एक स्टोरी उनके ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी थी ना, उनके द्वारा उनको सुनाया गया था, वो भी किचन में, और वो कुछ स्टोरी से डिफरेंट थी, यानी कि जो एक कॉमन स्टोरी होती है उससे काफ़ी अलग स्टोरी इनकी दादी के द्वारा इनको सुनाया गया था। और उस स्टोरी को सुनकर ना ये काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना कि कोई स्टोरी आप ऐसा सुनो तो उसको आप फील करते हो, उसको आप इमेजिन करते हो। तो रामानुजम के द्वारा भी वही हुआ कि वो उस स्टोरी को फील किए, इमेजिन किए। उसके बाद उनका भी इस लिटरेचर के जो फील्ड में उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, स्टोरी जो है उसको लिखनी चाहिए, कुछ ऐसी स्टोरी लिखनी चाहिए जिससे कि लोगों को उससे प्रेरणा मिले। और साथ ही साथ आप देखो कि पहले क्या था, ओरल ट्रेडिशन था, तो लोग बोलते थे, जैसे उनकी दादी भी उनको बोल के बताई। लेकिन इनके टाइम में ऐसा हो गया था कि ये स्पीचेस नहीं दे सकते थे, इनको अपनी स्टोरी कुछ भी बतानी है तो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ना लिखने की जो परंपरा है फिर वो स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे आपको देखो कि कुछ रामानुजम के बारे में बताया गया है, कुछ कुमार वैश्य के बारे में बताया गया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट जो कि है तमिल लिटरेचर, और ये है तोल्कापियम। हमारा जो आज के डेट में आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, ये भी एक पुराना ग्रामर है। तोल्कापियम आप देखो कि जो ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल रेगुलेशंस है 1000 ईयर्स पहले की, वो है ये। और इसमें आप देखो कि लॉन्ग ग्रामेटिकल ट्रेडिशंस जो है इसमें ज़िंदा रहा है, यानी कि इसी में आज के डेट में भी आपको देखने को मिलेगा। और तमिल जो है वो काफ़ी फॉर्चुनेट है कि इस तरीके के तोल्कापियम को वो रिकवर कर पाए है बिना किसी लॉस के, और इसकी जो वैल्यू है वो आज भी यहाँ पे प्रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब देख लेते हैं कुछ इसकी बातें। अब तोल्कापियम में है क्या?
तोल्काप्पियम में काफ़ी आप देखोगे कि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस है, बहुत सारे जो लिटरेचर हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस इसमें लिखे गए हैं। बहुत सारे ग्रामर्स है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि एंशियंट वर्क्स रखा जाता है, यानी कि काम किया जाता है और डिटेल में है। जैसे कि आप देखो कि फिंगर्स को कैसे स्नैप करके रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फिंगर्स को कैसे रखना है, और फिंगर्स को स्नैप्स करने से जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है उसकी ध्वनि हमें सुनाई देगी। साथ ही साथ आप देखो जो ग्लोरियस स्कॉलर थे उनके द्वारा डिवाइस किया गया और कहा गया, मीन्स पोएम भी वो लिखते थे तो उसका कुछ पार्ट्स भी था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तोल्काप्पियम है क्या ये आपको जाननी है, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एंशियंट तमिल स्पीकिंग पीपल है। और साथ ही साथ आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में आप देखोगे कि तमिल स्पीकिंग लोग रहते थे, और स्क्रिप्ट यहाँ से पाया गया है जिसमें कि ये सारे कुछ यहाँ पे बताया गया है कि लोग हैं जो कि क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस स्क्रिप्ट में तमिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो तोल्काप्पियम में आप देखो कि काफ़ी तरीके के सर्टेन लेटर्स है जिनका फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और उसको इंडस वैली स्क्रिप्ट से ही डेवलप किया गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये देखिएगा कि तोल्काप्पियम का कहीं ना कहीं रिलेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। तोल्कापर जो है वो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को बताते हैं, वो भी फॉर्म ऑफ सर्टेन लेटर्स है, और ये डेवलप किया गया है इंडस वैली स्क्रिप्ट के साथ। इंडस वैली स्क्रिप्ट में अगर हम लोग देखें तो कॉन्सोनेंट्स जो है वो यहाँ पे डोंट हैव डॉट्स ओवर देम, उनको यहाँ पे डॉट्स नहीं था। और तोल्काप्पियम में देखें तो बाद में ये जाकर डेवलप हुआ, वो भी सेम लेटर्स में जो कि यहाँ पे डॉट्स में कहा जा रहा था। तो ये काफ़ी कुछ इनकी, हाँ हाँ, इनकी कुछ अपनी ये लैंग्वेज है जो कि ये समझते हैं, इन ग्रामर को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो कि एक प्रीफेक्टरी वर्सेस है ये तोल्काप्पियम का, जो कि यहाँ पे आप देखो कि पानारम परम जो है एक कंटेम्प्रेरी है तोल्काप्पियम का, जिसमें कि फॉलोइंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, वो भी 15 लाइन में। तो कहा गया है कि जो तमिल लैंड है तोल्काप्पियम के एज में वो नदन वेंकटा हिल्स और सदन कुमारी के बीच में है। ये आपका तमिल लैंड को बारे में बताया गया, और ये जो कुमारी है ये डोनेट करते हैं हिल्स को, जो कि आज के डेट में बाद में चलकर ये डिसअपेयर हो गया, यानी नहीं दिखता है। तोल्काप्पियम में क्या डील होता है, तोल्काप्पियम में आप देखोगे कि तमिल वर्जन्स की रिटन और स्पोकन यहाँ पे चीज़ें रखी गई है। तोल्काप्पियम 3 फोल्ड वर्क है जो कि डील करता है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है, ABC, ठीक है। वर्ड्स है, जैसे कि कुछ भी नाम, आप वर्ड्स को ही देखो, जो लिखा हुआ है ये भी अपने आप में वर्ड्स हैं। कंटेंट क्या क्या है और फॉर्म किस तरीके का है, तो ये तोल्काप्पियम में 3 फोल्ड वर्क है, ठीक है। तोल्काप्पियम में आप देखोगे तो एंशियंट जो तमिल वर्क्स है ये आपका रिलेटेड है, और इसमें सारे अप्रोप्रिएट मटेरियल्स जो उसके एज का है वो यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको तोल्काप्पियम में बताया जाता है। और भी है, तोल्काप्पियम जो है वो मैस्ट्री है यहाँ पे इंद्र व्याकरण का, तो इंद्र व्याकरण का ये आपका मैस्ट्री है। साथ ही साथ आप देखोगे कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है काम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है इलुथु अथिकरम, यानी कि चैप्टर ऑफ अल्फ़ाबेट। उसके बाद कोल अथिकरम, ये चैप्टर ऑफ वर्ड है। फिर उसके बाद पूरम अथिकरम, ये है चैप्टर ऑफ द कंटेंट एंड फॉर्म है। ये 3 तरीके का तोल्काप्पियम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके इसके अंदर जो है इसकी डिटेल्स दी गई है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल अबाउट द तोल्काप्पियम। तो अगर आप लोग का लिटरेचर अगर ऑप्शनल में है तो इस चैप्टर को जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा। जो वर्ड है नदन लैंड का, ये पाली, प्राकृत और संस्कृत इस तरीके के लैंग्वेज यूज़ होती थी, ये फॉर्म आपका यूज़ होता था। तो इसको भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म यूज़ होते हैं, जो कि काफ़ी अगेन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। कुछ आप लोग मेंटल मूड्स देख लो, एटीट्यूड्स देख लो, जो कि डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। एक है मुलाई, मुलाई मीन्स क्या होता है, लवर्स वेटिंग फॉर द यूनियन। ये है कुरिंजी, मीन्स द यूनियन ऑफ लवर्स। मारुथम, ये है द सल्किंग ऑफ लवर्स। फिर है नेथल, द पीटफुल मूड। उसके बाद है पलाई, द सेपरेशन। तो ये मीनिंग भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए, बट इतना ज़्यादा नहीं डीप में पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हल्का फुल्का देखते हैं कि कैसे हमारे इंडियन लिटरेचर्स का इवोल्यूशंस हुआ, कहाँ से निकल कर आया। इंडियन लिटरेचर्स में आप देखोगे तो इसमें अपना ही एक यूनिक स्टाइल है स्टार्टिंग से ही। जो नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं, डायलेक्ट्स हैं जो कि हमारे कंट्री में है, वो तो माइंड बॉगलिंग है ही।
आप लोग जिस भी जगह से आते हो, जिस भी ज़िले से, जिस भी रीजन से आते हो, वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। लैंग्वेज तो एक आप देखोगे कि वो तो पता चलता है कि हाँ इस जगह का क्या लैंग्वेज है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ डायलेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों की अपनी स्टाइल होती है बोलने की, कुछ लोगों की अपनी कहीं ना कहीं की लैंग्वेज होती है बात करने का, समझने का, तो वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये 1000+ लैंग्वेज है, डायलेक्ट्स है, जो कि एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म लोगों को देता है कि वो अपने थॉट्स को रख सके, फीलिंग्स को रख सके, इमेजिनेशन को रख सके। आज की डेट में जो मैं आपको लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, एक लैंग्वेज के माध्यम से ही प्रोवाइड करती हूँ। और मैं हिंदी में लेसन इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मैक्सिमम लोग समझ सकते हैं नदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया के भी लोग समझते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं जो मैक्सिमम लोग समझ पाते हैं उस लैंग्वेज में मैं यहाँ पे डील करने का कोशिश करती हूँ। वन हॉलमार्क अगर इंडियन लिटरेचर का अगर हम लोग देखें 3000 ईयर्स से भी पहले, तो हमारे इंडियन लैंग्वेज में जो एक चीज़ है वो है डाइवर्सिटी। इंडियन लिटरेचर में जो एक चीज़ है वो है डाइवर्सिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में आप जानते हो कि इंडिया को लैंड ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे साहित्य आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी से उठाओगे या सिविलाइजेशन से उठाओगे तो उसका आपको एक स्टॉक देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में। साथ ही नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फैमिलीज़, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो भरी पड़ी हैं। सेकंड चीज़ आप देखोगे तो वो है पर्शियन लिटरेचर, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही इसको प्रोड्यूस किया गया है। इनफैक्ट जो मिडेवल पीरियड था, जिसको हम लोग मिडेवल इन हिस्ट्री कहते हैं, उसमें जो पर्शियन लिटरेचर की जो अमाउंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल कर आया था। और साथ ही साथ आप देखो कि सिविलाइजेशंस के पहले बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे इंडिया की जो लिटरेचर है ना, उसको बहुत हद तक वहाँ पे प्रेज़ किया जाता था, जाना जाता था, और बहुत ज़्यादा उसको सराहा भी जाता था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये एक्चुअली हुआ कैसे ये सारी चीज़ें, तो इनिशियल डेज़ में क्या था ना कि कोई भी हार्ड या फास्ट टूल्स नहीं था, या फिर आप देखो कि सिंगिंग, पोइट्री, डांस, फिलॉसफी को कोई भी सेपरेट नहीं करता था। आज के डेट में आप देखो कि आपको गाना अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग कैटेगरी में बाकायदा आओगे, डांस अच्छा लगता है तो अलग आओगे। पहले इन सारी चीज़ों को ना लिटरेचर में ही रखा जाता था, लेकिन अब हम लोग इसकी जो क्राइटेरिया है उसको डिफरेंट कर दिए, इसका जो रिकॉग्निशंस है उसको हम लोग डिफरेंट कर दिए, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि पोइट्री और म्यूज़िक, जैसे वैदिक काल में आप वेद देखते हो, तो इसमें भी आपको 4 तरीके के ही वेद देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, समवेद, यजुर्वेद, है कि नहीं। तो समवेद में क्या था कि पोइट्री और म्यूज़िक को इसमें रखा गया था। हाईएस्ट फिलॉसफी जैसे कि आप देखोगे कि ऋग्वेद में है। तो इस तरीके से वेद के भी टाइम में इन सारी चीज़ों को आपका सेपरेट किया गया था। लेकिन लिटरेचर में पहले क्या था कि सेपरेट नहीं किया गया, बाद में धीरे धीरे वैदिक काल में हमारी जो 4 तरीके की वेद थी, जिसमें कि लिटरेचर को ही यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया कि हर एक वैदिक पीरियड में क्या क्या जो है यहाँ पे लिटरेचर होगा। स्टिल जो ओरल लिटरेचर है ना वो डोमिनेट कर ही रहा था, लेकिन वास्ट नंबर ऑफ जो लैंग्वेजेस और जो उस ज़मीन के जो डायलेक्ट्स थे और स्ट्रॉन्ग रूट था ओरल ट्रेडिशंस का, ये ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन वैरायटी ऑफ लिटरेचर जो थी ना वो यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में। ओके, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो कि अगर लैंग्वेज के मामले में देखें तो हमारे यहाँ जो एंशियंट हिस्ट्री था, उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री आया, मिडेवल पीरियड आया, तो उस समय हमारे यहाँ जो लैंग्वेज की नंबर थी ना वो बहुत बढ़ते चले गई, और इसको हम लोग गोल्डन वन भी कहते हैं, यानी गोल्डन पीरियड भी कहते हैं लैंग्वेज के लिटरेचर के हिसाब से। साथ ही आप देखो कि रिलीजियस जो लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर, इकोनॉमिक लिटरेचर, पॉलिटी साइंस है, पोइट्री है, ड्रामा, स्टोरीज़, इवन अलाइड फील्ड्स जो है वो सारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस थे हमारे इंडिया में, वो भी मिडेवल पीरियड के टाइम में। तो लिटरेचर की भी आप लोग टाइप्स देखते हो। ओरल और जो ट्राइबल ट्रेडिशंस अगर हम लोग कंट्री की देखें तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही राइटिंग सिस्टम जो है वो एक फ्रेश फेस था हमारे टाइम टू टाइम के लिए, कि समय आते के साथ साथ हम लोग इन सारी चीज़ों को भी अडॉप्ट किए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं ना कि हम लोग लिटरेचर जो हमारे यहाँ पे चलते आ रहा था, डिफाइंड था, उसी चीज़ को हम लोग आगे लेकर चले। हमारे भारत की एक विशेषता है कि हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, चीज़ों को, नई चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं। तो लिटरेचर में जो हमारी पुरानी सारी चीज़ें थी वो तो थी ही, लेकिन उसके बाद जो कुछ नया आते गया उसको हम लोग ने अडॉप्ट किया, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो इसी एस्पेक्ट में जो फंक्शन और रोल है ट्रांसलेशन का, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडियन लिटरेचर के ही इवोल्यूशंस के हॉलमार्क में रह गया, बट इंडियन कल्चर को भी ये अपने आप में दर्शाता है।
तो हमारे यहाँ आप लोग देखो कि मॉडर्न टाइम्स में जैसे कि लेट 19 और 20 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के, जो कि अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के साथ भी वो यहाँ पे काम किए हैं। बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे नॉवेल्स जो कि प्रिंट हुए हैं, निकले हैं, आपका लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना, लिटरेचर का जो इवोल्यूशन है वो तो बहुत पहले से हुआ, लेकिन हर टाइम आपको देखने को मिलेगा, हर एक इरा में हमारे यहाँ एक न्यू तरीके के लिटरेचर्स का जो है जन्म हुआ, या फिर इवोल्यूशंस आप लोग कह सकते हो। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय आप देखोगे कि एक यूनिक टाइप ऑफ लिटरेचर निकल कर आया, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस लिटरेचर कहते हैं। इसमें सारे तरीके के जीन्स, आपकी पोइट्री राइटिंग फोकस किया गया है ज़्यादा और कम, या तो पैट्रियटिक फर्वर्स में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके 2 डिकेड के बाद तक कंट्री में आप देखोगे जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया गया, मॉडर्निटी पे फोकस किया गया। बहुत सारे पोएम्स, स्टोरीज़, नॉवेल्स और प्लेस जो थे वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में वो बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले किए, जो लोगों को समझा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को समझाना नहीं, लोगों को चीज़ों को बता सके, लोगों से जो है ना एक कनेक्टिविटी फील करा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आपका बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि कैसे हम लोग जो है इंडियन लिटरेचर को कंसीव किए हैं और एक ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में ये बढ़ता ही गया है। इट मीन्स कि फ्लो ऑफ कैपिटल्स, टेक्नोलॉजी, पीपल, इंफॉर्मेशन, आइडिया, ये सारी चीज़ ऐसी है ना जो कि एक जड़ से हम लोग एक कनेक्टेड हैं। तो कैसे हमारे इंडियन लिटरेचर मेरिट जो है, एक इसका प्लेस है वर्ल्ड लिटरेचर में, और क्या यहाँ पे एपिस्टेमेटिक फ्रेम है हमारे यहाँ का जो कि लिटरेचर से ड्रॉ होता है, और इसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में जो है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट जोन के साथ इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंडियन लिटरेचर्स जिसमें आपको मल्टीलिंगुअल देखने को मिलता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो लिखावट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल से होते हैं, मल्टी कल्चर ये शो किया जाता है हमारे लिटरेचर में। तो इसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें सारी मिक्सअप देखते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मसाला हम लोग अपने लिटरेचर में देखते ही देखते हैं। साथ ही साथ आप ये देखो कि इंडिया में जो इंग्लिश है वो एक अलग तरीके से निकल कर आया। जैसे लॉर्ड मैकाले जो है वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किए, लेकिन उनका एक अलग ही था कि इंग्लिश को वो क्यों लेकर आए और क्या मकसद रहा उनका इंग्लिश को जो इंट्रोड्यूस करने का। वो सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर में देखते ही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे इंडिया में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग, उस तरीके से लिटरेचर जो है वो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में आते चला गया। और वो आप लोग देखो कि डिफरेंट लोकेशंस का डिफरेंट आपका मिथ्स है, हमारा ओरल ट्रेडिशंस है, ये सारी चीज़ें तो रह गई, लेकिन कुछ नए मॉडर्न चीज़ें भी हम लोग अडॉप्ट किए। आगे चलकर आप देखोगे कि जो हमारे इंडिया में नॉवल जो छपते थे, आज की भी डेट में आप लोग नॉवल पढ़ते हो, तो इसमें आप देखो कि बहुत अलग अलग तरीके से आपका अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखो मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है और डिफरेंट डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से यहाँ पे हमारे जो नॉवल है वो छपते हैं। बाद में फिर इंग्लिश नॉवल भी बन के आने लगे। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने लैंग्वेज के, अपने जो यहाँ के लैंग्वेज है उसकी नॉवल पढ़ते होंगे, साथ ही साथ अपने इंग्लिश में भी आप नॉवल पढ़ते हो, है कि नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि हम लोग डोमिनेट जो किए पूरे वर्ल्ड वाइड, हमारी लिटरेचर जो आज की डेट में इतना चलती है इन द फॉर्म ऑफ पोएम, स्टोरीज, ड्रामा, तो सारी चीज़ों के साथ हमारा चलता है ना, क्योंकि हम लोग ने अडॉप्ट किया, न्यू लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। एक तो रीजनल लैंग्वेज को हम लोग उतने ही फोकस दे रहे थे, लेकिन उसके साथ जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज था, जो वर्ल्ड वाइड फेमस लैंग्वेज है, एक कॉमन मोड है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, उसको भी हम लोग ने अडॉप्ट किया। उसमें भी हमारी बहुत सारी लिटरेचर छपी, हमारे नॉवेल्स उस लैंग्वेज में भी छपते गए। इसलिए हम लोग इस तरीके से इंडियन लिटरेचर को पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग ने अडॉप्ट किया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख के बताया गया है। तो वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। आते हैं उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर में। तो उर्दू आप लोग को पता है कि इंपॉर्टेंट इंडियन लैंग्वेज है, जो कि हमारे 8 स्केड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 स्केड्यूल है, ठीक है, और 12 स्केड्यूल में से जो 8 स्केड्यूल है वो हमारे लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, और न्यू लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन बाद में लैंग्वेजेस ऐड ऑन होते होते आज के डेट में आपको 22 लैंग्वेजेस टोटल देखने को मिलेंगे। उसमें से एक उर्दू है। ठीक है, पूरे कंट्री में आप देखोगे एक रिच लिटरेरी हेरिटेज है। उर्दू लिटरेचर पर्टिकुलरली इसकी पोइट्री,
काफ़ी कंटिन्यू है, कुछ रीडर्स में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, कुछ यहाँ पे आर्ट्स के लवर है, लिटरेचर के लवर है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे, और लैंग्वेज स्पीकर्स है जो कि पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो है वो स्प्रेड है। उर्दू खाली आप नहीं ऐसा कह सकते हो कि उर्दू एक कंट्री की लैंग्वेज है, नहीं। उर्दू आप देखो कि एक कम्युनिटी की लैंग्वेज है, और ये कम्युनिटी आपको पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई दिखेगी, और हर एक जगह ये उर्दू लैंग्वेज को भी बोला जाता है। हालांकि बेसिकली आप देखोगे तो उर्दू एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि एक यंगर मेंबर है हमारे ग्रेट फैटर्निटी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का। एक कह सकते हैं कि हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में सबसे बाद में इसको ऐड ऑन किया गया, तो इसलिए इसको यंगर लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि सबसे मतलब कि यंगर किसको कहते हैं, जो हमारे घर में सबसे छोटा होता है, सबसे न्यू होता है, तो उसको हम लोग यंगर कह देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ सबसे न्यू था उर्दू लैंग्वेज, उसको हम लोग ने यंगर कहा, ठीक है। तो उर्दू लैंग्वेज में भी आप देखोगे कि बहुत ऐसे महान पुरुष निकल कर आए जिनकी नॉवेल, जिनकी लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। कुछ का नाम आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया है, अमीर खुसरू, बाबा फरीद, नामदेव, गुरु नानक, कबीर, ये सारे ऐसे थे जो कि उर्दू लैंग्वेज में वो अपनी नॉवेल्स को लिखते थे। तो ये भी काफ़ी प्रचलित थे। अमीर खुसरो की तो आप जानते ही हो कि ब्यूटीफुल पोइट्री ये लिखते थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लिखते थे, वो भी उर्दू लैंग्वेज में। तो इनके बारे में कहा गया है। फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में बताया गया है, जो गोलकुंडा के राजा थे, वो भी तेलुगु लैंग्वेज में, पर्शियन, उर्दू लैंग्वेज में पोइट्री लिखते थे। देखिए आज के डेट में क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक दो लैंग्वेज सीख लेते हैं तो बहुत था, लेकिन पहले के लोग आप देखोगे मिडेवल इंडिया में या फिर एंशिएंट इंडिया में, उस समय जो एंशिएंट में नहीं लेकिन मिडेवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में आप देखोगे तो लोग जो है ना एक से ज़्यादा लैंग्वेज, दो से तीन से ज़्यादा लैंग्वेज वो जानते थे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। साथ ही उर्दू लैंग्वेज आप देखो और लिटरेचर, ये अपने पिक पे कब था, तो 19 और 20 सेंचुरी में था। उसके बाद आप देखो एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स भी लाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और इनके इनके द्वारा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया था। जो एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वो 1817 से लेकर 1898 तक चला। और ये आप देखो कि अलीगढ़ में MAO कॉलेज का भी इन्होंने स्थापना किया। सर सैयद एडवोकेट किस किस चीज़ के लिए किए, तो ये सोशली जो लिटरेचर था, जर्नलिज्म था, उनके लिए इनके द्वारा जो है एडवोकेट किया गया, यानी कि उनके लिए स्टैंड लिए। ओके, तो ये सारे कुछ महान पुरुष हैं, इनका आप लोग तस्वीर देख सकते हो। तो उर्दू में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं। तो आप लोग फॉर एग्जांपल के लिए लिखना चाहते हो तो देख सकते हो, कुछ उर्दू पोएटिक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, कुछ पोइट्री भी लिखा गया है, कुछ स्टोरी भी यहाँ पे लिखा गया है। बट ओवरऑल क्या चीज़ें हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए कि उर्दू फिक्शंस में कब आया। तो जब मुंशी प्रेमचंद जी आए ना हमारे यहाँ 1880 और 1836 तक इनका कार्यकाल था। तो जब मुंशी प्रेमचंद जी, कौन नहीं जानता होगा इनका नाम, तब से एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला हमारे यहाँ उर्दू लैंग्वेज को लेकर। काफ़ी कंसर्न इनके द्वारा लिखा गया, यानी कि ये जितनी भी लिटरेचर लिखते थे इनमें मेन चीज़ था कि ये गरीब लोगों के बारे में लिखते थे, जो डाउन ट्रोडन थे, जो सफरिंग थे, जो बहुत बड़ा हमारा इंडियन पॉपुलेशन है जो कि सफ़र कर रहा है कहीं ना कहीं, उनके बारे में ये आगे निकल कर आए। और इनकी जो सिंपल लैंग्वेज थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टाइल था, उनके द्वारा आप देखोगे कि फ़िक्शन राइटिंग में ना काफ़ी हद तक एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ उर्दू में ही लिखते थे, ये काफ़ी लैंग्वेजेस में ये लोग लिखते भी थे। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना कि हाँ, आपके भी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, वैसे ही उर्दू लैंग्वेज में और हमारे यहाँ जो फिक्शन राइटिंग थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। आज के वर्ल्ड में आप देखोगे तो लैंग्वेज जो है ना एक नए तरीके की चीज़ें हैं, जिससे कि हम लोग स्पीकर्स के साथ जो है एक बेटर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। और आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आज के डेट में मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, हम लोग कनेक्टेड है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तो इसलिए इसको मॉडर्न एज कहा जा सकता है। साथ ही साथ आप लोग ये देख सकते हो कि रिसेंट जो वेस्टर्न सर्वे है उसमें ये दिखाया गया कि जो रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट है, यानी कि हम लोग के द्वारा जो लंबे लंबे टेक्स्ट को जो पढ़ा जाता है, उसकी जो ट्रेंड है वो कम हो गई है। और एक मॉडर्न लाइफ हम लोग जीते हैं, जिसमें कि जो चीज़ें हम लोग पहले करते थे वो अब ख़त्म हो गई। पहले के ज़माने में आप लोग को भी याद होगा, स्कूल के टाइम में सिर्फ आप लोग किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज के डेट में आप इतने टफ कॉम्पिटिशन्स का भी तैयारी कर रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, इनके बिना आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। कर सकते हो नो डाउट, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं जिनके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती है, वो भी किताब पढ़कर अपनी जो एग्ज़ाम है उसको वो ज़रूर क्लियर करते हैं, तो वो आप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी पीपल्स के द्वारा
ये ऐड ऑन हो गया है। और आज की डेट में आप देखो कितने बच्चे हैं जो कि पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्टिकी नोट्स बनाते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे टैब में हो, है कि नहीं। कुछ भी याद आया तो पहले लिखते थे लोग, लेकिन आज की डेट में हम लोग अपना एक स्टिकी नोट्स अलग से बनाते हैं, जिसमें कुछ भी याद आया तो चीज़ों को हम लोग जो है अपना ऑनलाइन ही लिख लेते हैं, है कि नहीं। काफ़ी लोग ब्लॉग भी लिखते हैं, तो वो एक अलग तरीके का हमारे यहाँ एक परंपरा चल रहा है। बट कोई नहीं, सारी चीज़ें अच्छी है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े उतनी ही हमारा जो है ना डेवलप्ड होगा हमारा वर्ल्ड। अब देखते पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी लैंग्वेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जो फ्रीडम हमें मिला 1947 में, इसके साथ साथ हमें जॉय, इंथुसियाज्म, होप्स, ये सारी चीज़ें मिली। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टीशन हुई कंट्री की, उसकी एक सौरो पार्ट है। आपको पता है कि हमारी पूरी कंट्री छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। टूटी नहीं है, एक डिफरेंट सेक्शन में बट गई। साथ ही हमारा इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पे पार्टीशन हो गया, जो कि एक अलग तरीके की दर्द है जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग देखो, जो हमारी हिस्ट्री की जो लिटरेचर की हिस्ट्री है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट की है। समटाइम्स आप देखोगे कि लिटरेचर जो है ना, वो सोशल पॉलिटिकल चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट की है। बट समटाइम्स आप देखोगे कि हमारे सोशल पॉलिटिकल चेंजेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। हिंदी लिटरेचर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये टर्निंग पॉइंट है। जब आप लोग देखो कि ये एक हिंदी लिटरेचर हमारे यहाँ का टर्निंग पॉइंट नहीं ऐसा शो करता है जब इंडिया के द्वारा इंडिपेंडेंस को अचीव किया गया। बट जब हम लोग हमारा भारत स्वतंत्र हो गया ना, तो हमें एक डाइवर्स क्रिएटिव ट्रेंड्स जो कि हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी हिंदी लिटरेचर में, उसको एक मौका मिल गया ना कि उसको हम लोग एक अपना मिरर हम लोग उसको दिखाए। तो वो चीज़ें है कि चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एक मुकाम के बाद जो है आप लोग अपनी बातों को रख पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारे हिंदी लिटरेचर के साथ भी हुई। हिंदी लिटरेचर्स में भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे महान पोएट हैं जो कि आए, उनके कारण हिंदी लिटरेचर्स को बहुत ज़्यादा तजब्बुत दिया जाता है। उनके द्वारा ही काफ़ी हिंदी लिटरेचर्स को जो है सराहा भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग देखो कि हिंदी पोएट में हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। उनकी आज भी आप पंक्तियाँ पढ़ोगे ना, तो एक अलग सा अंदर से ना एनर्जाइज हो जाओगे आप लोग। तो लिटरेचर में वो बातें होती है ना, जो आप लोग अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हो ना, तो ज़रूर आप लोग हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। मैं कुछ अपने लिटरेचर बड़ी अपने लेक्चर के बीच में ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और या तो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगी। आप लोग को बताऊँगी, देखिए स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आप लोग को मोटिवेशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती होगी, है कि नहीं। तो स्वतंत्रता से पहले क्या था कि दो एक ट्रेंड ऐसा चल रहा था हिंदी पोइट्री में। एक जो था प्रोग्रेसिव, यानी ठीक है लोग अच्छा खासा लिखते हैं और लिटरेचर में उनको इस तरीके का अगर ज्ञान है और इंटरेस्ट है तो वो चलता था। दूसरा स्ट्रीम था एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि लिटरेचर में नए नए तरीके का जो है ना वो एक्सपेरिमेंट भी करते थे। तो यहाँ पे नाम भी दिया गया है लोगों का, ये महान हस्ती है, इनका भी आप लोग चेहरा देख सकते हो, नाम याद रख सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये बताया जा रहा है कि हमारी जो हिंदी लिटरेचर है, इसमें और दो ट्रेंड यहाँ पे जुड़ गई, जो कि हमारे स्टोरीज़ और नॉवेल के डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। एक जगह आप देखोगे कि कुछ राइटर्स हैं, जैसे यशपाल है, भीषम शाहनी है, अमरकंत है। तो ये सारे कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनका आप नाम लिख सकते हो। वहीं अगर डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट्स भी देखें तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद भी चला, जैसे नई कविता और नई कहानी, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ आने लगी। साथ ही साथ आप देखो 1950 का जो डिकेड था, वो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, वो भी इंडियन सोसाइटी और हमारे इंडियन लिटरेचर और सोसाइटी दोनों में था। तो ये भी महान हस्तियां हैं। महादेवी वर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, नागार्जुन है ये, मन्नू भंडारी है, और ये मृदुला गार्ग है। ये कुछ ऐसे फेमस यहाँ पे पर्सनालिटी है ना, जिनको आप चाह के भी नहीं भूल सकते और जिनको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रही है हमारे इंडियन जो लिटरेचर है उसमें। उसके बाद परेश्वर नाथ रेणु है, राही मासूम रज़ा, ये है रघुवीर सहाय और ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका भी बहुत हद तक योगदान था, इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है। कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन इतना आप लोग को बस एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कहीं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो है ना कभी हेल्पफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बियॉन्ड सेल्फ रियलाइंस। तो एक अलग हटके हैं, देख लेते हैं इसमें क्या बातें की जा रही है। डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो जो चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं, इसके अलावा भी आप देखोगे कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं।
साथ ही कुछ एरिया में जैसे स्पेस है, न्यूक्लियर पावर है, इन सारी चीज़ों में हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत हद से ज़्यादा नोटिस भी किया जाता है और हम लोग फेनोमेनल प्रोग्रेस भी कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी कुछ इनिशिएटिव है जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये कुछ ऐसे साइंस है जो कि काफ़ी क्लियर है, जिसमें हम ये दर्शाते हैं कि हम लोग अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन इंडिया में आप देखोगे कि ना हमारे यहाँ पोटेंशियल की कमी है, ना अपॉर्चुनिटी की कमी है। इंडिया की जो एम्बिशन है आईटी की फील्ड में, वो आप लोग देखो कि कांस्टेंट भी नहीं है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि जो हमारी कंट्री की अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो बहुत बड़ी है और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज भी सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डिप्रेवेशंस देखने को मिल रही है और इलिटरेसी, शिक्षा की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी और इसी तरीके का कुछ और भी प्रॉब्लम है जो कि चलते आ रहा है। तो हमारे बैकग्राउंड में आप देखोगे ना ही अमेरिका और ना ही आप लोग आगे चलकर जापान की बात कर सकते हो, जो कि ऐसा हमारे यहाँ है। नॉर वी लाइक चाइना, ना हम लोग चाइना के जैसे हैं। हम लोग इंडियंस हैं और भारत एक अलग ही वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें कुछ स्ट्रेंथ भी है तो कुछ चैलेंजेस भी है हमारे यहाँ। चैलेंजेस लिमिटेशंस के बावजूद हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं उसमें हम लोग जो चैलेंजेस है उसको भी हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से कहीं ना कहीं हम लोग उसको ओवरकम कर पाएंगे। कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, लावा ग्रुप है, ये अब इंडिया में आने वाले हैं और इसके कारण हम लोग जो है ना मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं एक मेजर एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। इस फील्ड में इंडिया की जो चैलेंज है वो आप लोग देखो कि इंडिया जो चैलेंज कर सकते हैं वो चाइना और वियतनाम को कर सकते हैं, जो कि 85% ग्लोबल की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको कंट्रोल करता है कौन, तो अकेले करता है चाइना और वियतनाम। तो हमारे यहाँ अगर ये एप्पल, सैमसंग और लावा जैसे जो कंपनीज़ है अगर वो सेटअप हो जाते हैं तो हम लोग भी अपने यहाँ अच्छा खासा एक मोबाइल और एक जो डिवाइस हब है वो हम लोग बन सकते हैं। सैमसंग की बात करें तो वो उनके द्वारा ये कमिट किया गया है कि हम लोग के यहाँ मोबाइल डिवाइस 2.2 लाख करोड़ तक का मैन्युफैक्चर करेंगे और जिसकी प्राइस यहाँ पे 15,000 पर यूनिट तक रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा। गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल, वो भी इंडिया में। तो 5 ग्लोबल और 5 इंडियन कंपनीज़ हैं, लावा, माइक्रोमैक्स, पेजेट, यूटीएल, नियोलाइंस और ऑप्टियम्स। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स भी लाया गया है। पीएलआई के बारे में भी हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे प्रोडक्शन इस तरीके का स्कीम्स लाया गया है कि बाहर की जो कंपनियाँ हैं ना उनको प्रभावित करने के लिए कि आप लोग हमारे कंट्री में आओ, आप अगर प्रोडक्शन करोगे हमारे यहाँ तो उसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दी जाएगी, एक्स्ट्रा यहाँ पे आप लोग को रुपया दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग और बेटर तरीके से और खुश होकर हमारे इंडिया में काम करो। ठीक है, तो ये याद रखना है। जितना भी आप लोग जो कंपनी देख रहे हो ना, एप्पल, सैमसंग, लावा, एप्पल, सैमसंग, ये एक्चुअली हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आके काम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको इस तरीके का ना एक कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, तो उसी तरीके का है कि आप कुछ दोगे तो ही सामने वाला आपको कुछ देगा। तो हम लोग उनको इंसेंटिव दे रहे हैं और वो हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा कमिट किया गया कि 60% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस है ना वो हम लोग एक्सपोर्ट से ही पूरा करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जो चीज़ें चलते आ रही है वो अब कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो और उसके बाद आप लोग देखो कि लास्ट टेन्योर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का था, यानी कि ये मोदी जी की सेकंड यहाँ पे टेन्योर है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया गया। लेकिन इस टेन्योर में भी आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लास्ट टेन्योर में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया था। इस बार आत्मनिर्भर भारत है, जो कि हम लोग आगे चलकर और भी चीज़ों को यहाँ पे फ्रेम करेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट की फेथ है नेशनल कैपेबिलिटीज़ में, इसको भी आगे लेकर चलेंगे। साथ ही 2017 में आप देखो जब इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था इन वन गो स्पेस में, जिसमें कि बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी थी जो कि फॉरेन कंट्रीज़ की थी और साथ ही हमारी फर्स्ट जो मार्स मिशन थी इससे पहले वो भी हम लोग ने एक ही बार में इसको अचीव किया था अपना टारगेट। तो इंडिया का जो डोमिनेंस है इस फील्ड में वो बिना किसी डाउट के इस्टेब्लिश हुआ था। तो आज के डेट में जो गवर्नमेंट है और जो कंपनी है डेवलप कंट्रीज़ की, वो भी यहाँ पे हेजिटेट नहीं करती है कि वो इसरो के साथ यहाँ पे काम करें। ठीक है, तो जो भी हमारे सेक्टर्स अच्छी है उसको और भी बेटर करने का कोशिश किया जाएगा। चैलेंजेस आप लोग देखो कि क्या है, कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि टेलीकॉम सेक्टर्स में है और कुछ चैलेंजेस आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में है जो कि हार्डवेयर सप्लाई करती है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आज की डेट में हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हाई कॉस्ट की होती है, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, तो इसलिए हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को टाइम पे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए